हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर बीएड सेकेंड ईयर के केयू के यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि पहले ये प्रश्न पूछ चुका है और उम्मीद करते हैं कि कल के एग्ज़ाम में ये प्रश्न 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया और चरणों पर चर्चा कीजिए, ये प्रश्न है। यानी कि डिस्कस द प्रोसीड्यूर एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि जो परीक्षण होते हैं, जहां बच्चों का हम उपलब्धि की जांच करते हैं कि बच्चों ने कितनी अपने क्षेत्र में कितनी शिक्षा प्राप्त की, कितना उन्होंने अचीवमेंट किया, उसका परीक्षण हम जब करते हैं तो उसके लिए हमको क्या निर्माण करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चरण है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग मिस नहीं कीजिए और पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग डायग्राम भी बताए हैं और चार्ट भी बताए हैं, जिसमें किस तरह से प्रश्न की प्रणाली होती है उसको हम बताते हुए इसमें आगे बढ़ें। और ये 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो उम्मीद करते हैं कल के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग धैर्य से इस वीडियो को देखिए और लगातार जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक की तैयारी कराई जा रही है और आप लोग का सजेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा इसमें। और जो लोग नए आए हैं वो लोग जो है प्ले लिस्ट में जाइए असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और उसमें जाके एक एक वीडियो को देखिए जहाँ आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन का तैयारी करा चुके हैं। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखें हम। सबसे पहले हम इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा है सबसे पहले प्रस्तावना, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा देना है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया तथा उपलब्धि परीक्षण के चरण, ये एक लाइन में है। ठीक है, और लास्ट में इसका निष्कर्ष को देखना है। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन। बच्चे विद्यालय में अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, जहां यह अनेक क्षेत्रों में परीक्षार्थी की कमियों एवं शक्तियों का बोध कराती है। जहां ये देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं विद्यालय में अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। हर एक क्षेत्र में बच्चे की अलग अलग रुचि होती है। किसी को खेल में इंटरेस्ट होता है, किसी को शिक्षा जगत में इंटरेस्ट होता है, किसी को घूमने में इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से जो है बच्चों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियाँ होती है, जहाँ उनके परीक्षा के माध्यम से हम उनकी कमियों और शक्तियों का बोध करते हैं। जहाँ हम अगर उसका परीक्षा लेते हैं तो उनकी जाँच किया जाता है कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है। इस तरह के परीक्षण परीक्षार्थी की आम कमजोरियों के कारण भी पता चलता है, जिससे हम उनके कमजोरियों का पता करते हैं उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से। ठीक है, जहां बच्चे अपने उपलब्धियों को अध्यापक द्वारा लिया जाता है। उपलब्धियों का परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, जहां अध्यापक जो है बच्चों के उपलब्धि का जो जांच करता है वो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से करते हैं। जहां बच्चे के अलग अलग परीक्षण के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की जांच करके उनके कमियों का पता लगाया जाता है। अब उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। उपलब्धि परीक्षण का मतलब अध्यापक जो है वो कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे वो मौखिक रूप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ रूप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या निबंधात्मक रूप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लघु उत्तरीय, शॉर्ट, इस तरह से कई प्रकार के से जो है बच्चों का प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जहाँ उनकी आपका जो है उपलब्धि की जांच होगा। तो प्रश्नों के कई प्रकार हो सकते हैं, इसमें हम लोग उपलब्धि परीक्षण इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसे ही हम लोग उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। यानी उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं, विद्यालय में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जो कुशलता बच्चों को मिलती है, उनकी सफलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम लोग अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि यह एक ऐसी परीक्षण होता है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्राप्त उपलब्धि को मापने में किया जाता है। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्राप्त उपलब्धि, यानी उसका जो विशेष क्षेत्र में जो भी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त किया है उसको मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन का ही हिस्सा है। उपलब्धि परीक्षण अगर देखा जाए तो वो किसका एक हिस्सा है, मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है। मूल्यांकन में कई सारे टूल्स आते हैं, तो उसमें से एक टूल्स है उपलब्धि परीक्षण,
जो कि मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत आता है। मानकीकृत परीक्षण और एक होता है अमानकीकृत परीक्षण, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये उपलब्धि परीक्षण जो है एक मानकीकृत परीक्षण है। मानकीकृत परीक्षण वैसे परीक्षण होते हैं जिसमें अध्यापक बच्चों को टेस्ट लेता है, उसको हम लोग मानकीकृत परीक्षण करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये परीक्षण किसी व्यक्ति की यह पता लगाई जाती है कि किसी विशेष क्षेत्र में या कौशल में कितनी निपुणता प्राप्त की है। मतलब यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में कौशल में कितनी उन्होंने ज्ञान अर्जित की है, इसकी पता लगाया जाता है। अतः उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी व्यक्ति के प्राप्त उपलब्धि को मापता है। यानी उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी व्यक्ति के उपलब्धि को मापता है, अचीवमेंट को नापता है, और छात्रों, शिक्षकों और माता पिता को ये जानने में मदद करता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है। उपलब्धि परीक्षण से ये भी पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या सीखने की उन्हें आवश्यकता है। जब हम उसका टेस्ट लेंगे तो उसकी कमियों का पता चलेगा, तो पता चलेगा फिर उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, बच्चे को पता चलेंगे कि क्या सीख रहा है और क्या सीखने की उनकी आवश्यकता है। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाएं दी है। एक परिभाषा था फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन महोदय ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्तियों द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करता है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्तियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, ठीक है, कोड याद रखिएगा, अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल को मापता है। ये बात कही थी फ्रीमैन ने। फ्रीमैन महोदय ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों के व्यक्तियों के अर्जित ज्ञान, सूझबूझ और कौशल को मापता है। ठीक है, अर्जित ज्ञान, सूझबूझ और कौशल को मापता है। नेक्स्ट है सुपर के अनुसार। सुपर महोदय ने कहा था कि एक उपलब्धि परीक्षण क्या और कितना सीखा और कोई कार्य करने में अर्जित दक्षता की मात्रा निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण क्या और कितना सीखा, कोई कार्य करने में अर्जित दक्षता, कितना उन्होंने उस कार्य के प्रति अपनी दक्षता प्राप्त की, उसको निश्चित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा परिभाषा था रॉबर्ट ईवल के अनुसार। रॉबर्ट ईवल महोदय ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य छात्र की किसी ज्ञान की शाखा में किसी निश्चित कौशलों में उसकी निपुणता का मापन किया जाता है। यानी कि ज्ञान की एक शाखा है जो निश्चित कौशल है, जो बच्चे एक किसी कौशल को निश्चित करते हैं उसमें जो निपुणता प्राप्त करती है, उन्हें उसमें जितना हासिल होता है उसको जो है उनका मापन करना ही क्या कहलाएगा, उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। इस तरह से उपलब्धि परीक्षण का हम लोग 3 परिभाषा देखें, तो आप लोग तीनों परिभाषा याद कर लीजिएगा। बस इसका कोड याद रखिएगा, उसको जो है आप लोग एग्जाम में लिख दीजिए, बस इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका मेन जो है यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन की उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया और चरण, स्टेप्स एंड प्रोसीड्यूर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। यानी उपलब्धि परीक्षण के निर्माण जब हम करेंगे, उपलब्धि परीक्षण जब हम निर्माण करेंगे, बच्चों का जब हम टेस्ट लेंगे, तो उसमें अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं चरण बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप बच्चों का जो टेस्ट लेंगे, है ना, जो परीक्षण लेंगे, तो उसमें बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिगम प्रक्रिया का मतलब बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे ने क्या सीखा है और आपने क्या पूछा है। ठीक है, अब ये नहीं हो कि बच्चे तैयारी कुछ और करके आ गए और प्रश्न कुछ और दे दिए, तो वहाँ पे फिर अधिगम प्रक्रिया का पता नहीं चलेगा। तो आपका प्रश्न का जो प्रणाली होना चाहिए बच्चों के अधिगम प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चों के हम लोग संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का पता चल सके। इसलिए अध्यापकों को चाहिए कि ध्यानपूर्वक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना है। जहां अध्यापक को चाहिए कि जब आप परीक्षण का तैयारी कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण का, तो वहां पे आप ध्यानपूर्वक इसके परीक्षण की तैयारी कीजिए। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको आप लोगों को याद रखना है। यही है इसके निर्माण की प्रक्रिया एंड स्टेप्स। ठीक है, चलिए इस तरह से एक डायग्राम बनाना है जिसमें हम लोग इसके निर्माण एवं चरण को लिखे हैं। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण एवं चरण, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। 1 नंबर में है परीक्षण योजना बनाना। सबसे पहले आपको परीक्षण योजना बनाना होगा। दूसरा है विषय वस्तु का चयन करना है। तीसरा है उद्देश्य का चयन। चौथा है अंक के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। 5वां उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का विभाजन करना है।
6 में है ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है, 7 में है प्रश्नों की रचना करना है और 8 में है मुद्रण हेतु देना है, यानी प्रिंटिंग लास्ट में प्रश्नों को करवा के बच्चों को देना है। तो इस तरह से 8 जो है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण एवं चरण है, जिसके माध्यम से बच्चों में हम उपलब्धि परीक्षण को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्माण और चरण आपको याद रखना है और इस तरह से आप डायग्राम बना के एग्जाम में लिखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट रख दीजिए, आटो को याद करना है आपको। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ये 16 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको एक एक करके सबको जो है डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। परीक्षण योजना बनाना है पहला नंबर। परीक्षण योजना बनाते समय शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि छात्रों को कौन कौन की उपलब्धि प्राप्त हुई है। परीक्षण योजना सबसे पहले आप जब बनाएंगे, आप सोचिए कि आप एक अध्यापक हैं, आपको किसी बच्चे का परीक्षा लेना है, टेस्ट लेना है। ठीक है, तो आप किन बातों का ध्यान में रखेंगे, उसी अनुसार आपको उपलब्धि परीक्षण लेना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि छात्रों ने किन किन क्षेत्रों में उपलब्धि ली है, कौन कौन सा विषय उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, पहले ये ध्यान में रखिएगा। तथा छात्रों के कौन कौन से उपलब्धि का मापन करना है, तथा ये भी ध्यान देना है कि छात्रों के कौन कौन से उपलब्धि का मापन करना है ना। कि हमको गणित का टेस्ट लेना है या साइंस का टेस्ट लेना है या फिर सामाजिक विज्ञान का लेना है या इंग्लिश का लेना है या हिंदी का लेना है। तो पहले ये जान लेना है हम लोग को कि बच्चों ने कौन कौन से उपलब्धि उन्होंने अचीवमेंट की है, उसी का हम टेस्ट लेंगे। प्रश्न कितने अंकों का लेना है, परीक्षा प्रणाली क्या होना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिलिंग द बैलेंस, ट्रू फॉल्स, या जो भी आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको एक योजना बनाना होगा परीक्षा की, कि बच्चों के सामने में आप जब परीक्षा लेंगे तो उसका क्या प्रणाली होना चाहिए परीक्षा का, उसमें कितने अंक का प्रश्न पूछना है, परीक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आपका जब बच्चा ऐसे प्रश्न लेंगे तो उन्होंने क्या क्या ज्ञान अर्जित किया, इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको परीक्षा लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है विषय वस्तु का चयन करना है। अब हम जब आप डिसीजन ले लिए, अब जब आपको प्रणाली बना ली, अब ठीक है, पहला नंबर यही था कि आप परीक्षा प्रणाली तैयार कर लिए कि हमको इस तरह से परीक्षा लेना है। अब आपको विषय वस्तु का चयन करना है कि हमको साइंस से कितने नंबर का पूछना है, मैथ से कितने नंबर का पूछना है। तो इस तरह से जो है विषय वस्तु का चयन कीजिए। अब इसमें अध्यापक ये निश्चित करेंगे कि प्रश्न किन प्रकरण से करना चाहिए, जिससे बच्चों की उपलब्धि का परीक्षण हो। विषय वस्तु वैसे होना चाहिए जो बच्चों को कक्षा कक्ष में पढ़ाया गया हो। अब वैसे प्रश्न को बच्चों से पूछेंगे जो कक्षा में उसकी पढ़ाई हुई है, ठीक है, या उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे जो है अपने संज्ञानात्मक की मदद से जो है उनका आंसर दे सके। तो विषय वस्तु का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तीसरा नंबर में उद्देश्यों का चयन। अब यहाँ पे उद्देश्यों का चयन को ध्यान में रखना है। उद्देश्यों का चयन का मतलब ये हुआ कि जब आप बच्चों का परीक्षण लेते हैं तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य तो मेरा यही होना चाहिए कि बच्चों में किस तरह से उनके मानसिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका बौद्धिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चा जो है उन सभी विषयों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्यों का आपका चयन होना चाहिए कि आप परीक्षा जो ले रहे हैं आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अध्यापक परीक्षण निर्माण के कुछ उद्देश्यों को लेकर करते हैं। अध्यापक ये देखते हैं कि बच्चे कितनी जानकारी हासिल की है, कहाँ कमी रही और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। जब अध्यापक परीक्षा लेते हैं तो उनका ये उद्देश्य रहता है कि कक्षा में जो अध्यापक पढ़ाए हैं उनमें कहाँ कमी रह गया, बच्चे क्या सीख रहे हैं और उनमें कहाँ कमी रह के उनको हमको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली में उद्देश्यों का चयन किया जाता है। वो बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं बच्चों का। हम लोग भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक जो है उद्देश्यों का भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें चयन करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर में था अंकों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। अंकों के आधार पर अब आप प्रश्न जब देंगे प्रश्न पत्र में तो कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होना चाहिए। जैसे अभी बीएड का एग्ज़ाम है तो कंपलसरी क्वेश्चन है तो उसमें 4-4 नंबर का है, 16 नंबर का एक प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न। तो यहाँ पे अंकों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। ठीक है, यह अब अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल कितने अंक के प्रश्न पूछने हैं और अंकों का विभाजन प्रश्नों की प्रणाली से पर करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हैं, लघु, दीर्घ, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर का होना चाहिए, एक प्रश्न कितने नंबर का होना चाहिए। लघु जब आप प्रश्न पूछते हैं, शॉर्ट
आंसर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कितने मार्क्स का होना चाहिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कितने मार्क्स का होना चाहिए। तो इस तरह से आप कॉपी में एक डायग्राम बना के जो है दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हैं प्रश्नों के प्रकार, ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या, प्रति प्रश्न अंक, प्रश्नों का कुल अंक और वेटेज क्या होना चाहिए। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मान के चलिए हम 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तो कितना हुआ, 10 अंक का हो गया। लघु 5 पूछे हैं, ठीक है, तो प्रति 4 अंक के हैं तो 4 पंचे 20 हो गया। दीर्घ 2 पूछे हैं, अब प्रत्येक दीर्घ 10 नंबर का है तो 20 अंक हो गया। तो इस तरह से आप टोटल कितने मार्क्स पूछे हैं, तो टोटल आप जो है पूछे हैं 50 अंक के, ठीक। आपका वेटेज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वेटेज 20% रहा, लघु प्रश्न का वेटेज 40% देना है, दीर्घ प्रश्न का वेटेज 40% देना है। इस तरह से आपका वेटेज भी कितना होना चाहिए, 100% का होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है एक प्रश्नों का प्रकार बना के जो है इसमें क्या होंगे, प्रश्नों का अंक का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा एग्जाम में कॉपी में। 5वां नंबर पे उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना, उद्देश्य के आधार पर करना है। अब ऐसा प्रश्न पूछना है कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, ऐसा प्रश्न पूछा है कि बच्चों में क्रियात्मक विकास हो, ऐसा प्रश्न पूछना है बच्चों में भावात्मक विकास हो, यानी उसमें इमोशनली डेवलप हो, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक मानसिक विकास हो। तो बच्चों का प्रश्न जो है वो बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए भी करना है, ठीक है। तो उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। जैसे बीएड में प्रश्न जो पूछते हैं वो घुमा के पूछते हैं, तो आप लोग को भी अपने दिमाग से जो है अपनी भाषा में लिखना है। तो यही तो हुआ कि आप लोग का संज्ञानात्मक विकास का वो जांच कर रहा है, ठीक है। प्रश्नों का अंक प्रदान करने के बाद अध्यापक प्रश्न का चयन उद्देश्यों के आधार पर करते हैं, जहां बच्चों की उपलब्धि जांच में उद्देश्यों का आधार प्रश्नों को बांटते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हम डाले हैं, इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिएगा कॉपी में, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से नंबर अधिक मिलता है। शिक्षण उद्देश्य संज्ञानात्मक उद्देश्य होना चाहिए, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक से। कुल प्रश्न हम संज्ञानात्मक से 4 पूछे हैं, भावात्मक से 4 पूछे हैं और क्रियात्मक से 4 पूछे हैं। दीर्घ 1 पूछे हैं संज्ञानात्मक से, और भावात्मक से 1 और क्रियात्मक से 0, ठीक है। अगर संज्ञानात्मक से पूछें तो लघु 1, भावात्मक 1 और क्रियात्मक 3 प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो संज्ञानात्मक में 2 रहेगा, भावात्मक में 2 रहेगा और क्रियात्मक में 1। इस तरह से हम एक जो है आप लोग के सामने में दिखा दिए। अगर देखा जाए तो आपके कुल प्रश्न कितने रहेंगे, अगर देखा जाए तो कुल प्रश्न आपका 12 प्रश्न रहेगा, जिसमें से दीर्घ 2 रहेगा, लघु 5 रहेगा और वस्तुनिष्ठ भी 5 प्रश्न रहेंगे, और टोटल मिला के वेटेज कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका संज्ञानात्मक से कितने प्रश्न होने चाहिए, भावात्मक से कितने प्रश्न होना चाहिए, क्रियात्मक से कितने प्रश्न होना चाहिए। तो यदि आप इसको ध्यान में रखते हुए आप अगर प्रश्नों को बनाते हैं तो आपका क्या होगा कि बच्चों में संज्ञानात्मकता का भी पता चलेगा, भावात्मकता का भी पता चलेगा और क्रियात्मकता का पता चलेगा। कैसे, यदि आप 4 के 4 प्रश्न बना लेते हैं तो बच्चों में समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने संज्ञानात्मक विकास उनका हो चुका है। यदि 4 के 4 में से 2 प्रश्न बनाए हैं बच्चे, तो ये समझ जाएंगे कि भावात्मक के उद्देश्य में कमी रह गई, और 4 में से क्रियात्मक में 1 प्रश्न बनाए बच्चे ने, तो ये समझ आए कि क्रियात्मक उद्देश्य में और कमी रह गई, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो प्रश्नों के आधार पर हम शिक्षण उद्देश्य यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य का पता चलता है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है। देखिए बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, ब्लूप्रिंट का निर्माण करके जो है कोई भी अध्यापक को परीक्षा प्रश्न तैयार करना चाहिए। ब्लूप्रिंट निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें बालकों की आयु, स्तर तथा कक्षा के अनुरूप लिया जाना चाहिए। अब जब आप प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं तो आपको बच्चों की उम्र का पता होना चाहिए, बच्चों का स्तर क्या है, क्या लेवल का है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर दे दिए तो बच्चे बना नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो उनके स्तर का भी पता रहना चाहिए आपको कि बच्चे किस तरह का उनकी मानसिक सोच है, वो कितना प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ब्लूप्रिंट में निर्माण करना चाहिए, तथा इसमें सारणी तालिका तैयार करना चाहिए, जहाँ ये देखा जाता है कि परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, किस उद्देश्य से प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इस सारणी को देखकर पूरे परीक्षण का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ हम ब्लूप्रिंट का निर्माण करेंगे और ब्लूप्रिंट के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से हम बच्चे का जो है हर एक उपलब्धि का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारणी को देखेंगे। सबसे ब्लूप्रिंट को हम लोग नील पत्र भी कहते हैं हिंदी में, तालिका, ठीक है। इसमें 4 होता है, यानी कि तालिका पत्र जो होता है इसमें 4 बनाना होता है।
विषय आधारित तालिका, प्रश्नों के प्रकार आधारित तालिका, उद्देश्य आधारित तालिका और आधार फलक तालिका। ये दो तो अभी हम बता दिए, आधार फलक तालिका और उद्देश्य आधारित तालिका, ये दोनों बता दिए। हमको बताना है विषय आधारित और प्रश्नों के प्रकार आधारित तालिका बताना है। ये दोनों हम उद्देश्यों का और आधार का पहले दूसरे में बता चुके हैं। चलिए, विषय आधारित तालिका क्या होना चाहिए। मान के चलिए आपको कक्षा 10 का जो है परीक्षा लेना है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का लेना है, तो आपको क्रम सूची पता होना चाहिए। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेस सॉल्ट, तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा है कार्बन, पांचवा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इस तरह से आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। उसमें कितना अंक देना है, मान के चलिए हम पहला चैप्टर से अगर हमको 10 नंबर पूछना है तो यहाँ पे 10 अंक देंगे। एसिड बेस सॉल्ट से पूछना है 2 नंबर तो 2 नंबर का देंगे। नॉन मेटल से पूछना है 5 नंबर का तो 5 नंबर देंगे। कार्बन से पूछना है 12 नंबर का तो 12 नंबर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पूछना है 7 नंबर का तो 7 नंबर देंगे। मेटल एंड नॉन मेटल रिसोर्स से पूछना है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से तो 6 नंबर तो 6 नंबर देंगे। इस तरह से हम अंक प्रदान करेंगे हर एक चैप्टर में। तो एक इस तरह से आप जो है एक विषय आधारित तालिका बनाइएगा, ये आपका ब्लूप्रिंट में तैयार करेगा। दूसरा है प्रश्नों के प्रकार पर आधारित। तो प्रश्नों के प्रकार के आधारित क्या होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना होना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्न कितना होना चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना होना चाहिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना होना चाहिए। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या सबका लिखना है, ठीक है। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, बस वो डायग्राम दिखेगा प्रत्येक प्रश्न कितने, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लग जाएगा, तो इसलिए आप डायग्राम बना के छोड़ दीजिए। देख लीजिए कुल अंक, समय यहाँ पे, बस इस तरह से आपको ये डायग्राम बना के सिर्फ छोड़ देना है। डायग्राम सबका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम बना के बस ये प्रश्नों के प्रकार लिख देना है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं लिखना है, वो सब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आ रहा है सब चीज़, ठीक है। अब है 7वां नंबर पॉइंट है प्रश्नों की रचना करना है, ठीक है। जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए तो हम अब प्रश्नों की रचना करते हैं। प्रश्न का स्तर क्या रहना चाहिए, ये रचना में निर्णय लेता है तथा प्रश्नों को छात्रों के समक्ष रखते हैं जिससे छात्रों को उत्तर देना चाहिए। यानी ब्लूप्रिंट जब तैयार हो जाए तो अब प्रश्नों का रचना करते हैं, प्रश्नों का स्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न को जब निर्णय हो चुका है तो अब बच्चों को प्रश्नों के सामने, उन बच्चों के सामने रखेंगे और उनका उत्तर उनसे देने को कहेंगे, ठीक है। और लास्ट में है मुद्रण हेतु देना, लास्ट स्टेप ये, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण का लास्ट स्टेप प्रिंटिंग। जब अंत में जब परीक्षण का सभी प्रश्नावली तैयार हो जाए तो अब प्रश्न को प्रिंटिंग कार्यालय को प्रदान करके उनका प्रिंट करवा लें, जिससे प्रश्न पत्र को छात्रों के समक्ष दिया जाता है। अब जब आपका प्रश्न वाले तैयार हो गया, ठीक है, ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो गया, अब उसको क्या करें, प्रिंटिंग कार्यालय में जाके उसको प्रिंट करवा लें, ताकि आप उसका जो हार्ड कॉपी है बच्चों के समक्ष रख सके और उसका वो उत्तर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखिए कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया और 8 चरण थे, जिसको 8 चरण को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और 8 चरण को डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बता देना है, ताकि आप लोग का एक भी नंबर कटे ना। लास्ट में निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। अतः उपलब्धि परीक्षण, जिसमें छात्रों की प्राप्त निपुणता की जांच हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करके उपयुक्त योजनाओं से करते हैं, जिससे बच्चों के मानदंड का सही मूल्यांकन किया जाता है। अतः जो है हम लोग उपलब्धि परीक्षण से बच्चों के निपुणता का पता करते हैं कि उसका विशेष क्षेत्र में किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उसके बारे में हम लोग उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से उनका पता करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं आने वाले एग्जाम में ये वाला प्रश्न जो है जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।